अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पिछले 5 से 6 घंटे से जो फैसला महफूज था वो बिलाखिर सुना दिया और उसके मुताबिक जो PTI ने दरख्वास्त दी थी कि पंजाब में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि तारीख का ऐलान किया जाए नए इलेक्शन के लिए। पंजाब लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी कर दिए कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं और फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी किया जाए। इस हवाले से थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो जब गवर्नर पंजाब को ये समरी असेंबलीज तहलील करने की इरसाल की गई थी तो उन्होंने उस पर साइन नहीं किए थे और ऑटोमेटिकली वो 48 घंटे के बाद असेंबलीज खुद ब खुद तहलील हो गई थी। और उसके बाद से अब तक गवर्नर पंजाब की ये जिम्मेदारी थी कि वो नई तारीख का ऐलान ना करते, इलेक्शन कमीशन को भेजते, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर था। 12 की असेंबली 12 अप्रैल को 90 दिन कंप्लीट हो रहे थे। जब उनकी तरफ से ऐसा ऐलान नहीं किया गया तो फिर उनसे जब ये पूछा गया तो उसकी जवाब उन्होंने ये पेश किया कि चूंकि असेंबली तहलील करने में मेरा कोई रोल नहीं था, मैंने दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए मैं कोई तारीख का भी ऐलान नहीं करूंगा। और यूं PTI लाहौर हाई कोर्ट गई और लाहौर हाई कोर्ट ने आज ये फैसला सुना दिया। अब कुछ सवालात हैं जिसको लेकर ये सोचने पर मजबूर है कि क्या इलेक्शन कमीशन उनके फैसले पर मनोवन अमल करेगा। कुछ चीज़ें हैं जो हमें आज के प्रोग्राम में जाननी है। एतजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर लॉयर हैं, सीनियर कानूनदान हैं। वो सवालात जो हमें आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखने हैं वो मैं रख देती हूँ ताकि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। और चौधरी एतजाज़ एहसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सवाल नंबर 1, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया, क्या इलेक्शन कमीशन फैसले पे मनोवन अमल दरामद करेगा। सवाल नंबर 2, IMF के वफ्द की वापसी, वजीर खजाना मुज़ाकरात से मुतमईन, IMF के मुताबिक एतमाद का फुकदान, मामला है क्या। सवाल नंबर 3, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम में हर गुजरते वक्त के साथ इजाफा, मामलात हुकूमत की तरफ जा रहे हैं या कहीं और में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और बहुत सारी अफवाहें भी बाजार में गर्म है। कुछ लोग रखे छुपे अल्फाज में उनका जिक्र भी कर चुके हैं। इस हवाले से भी हम जरा बात करेंगे। और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है जिसके मुताबिक उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी किए हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब के इलेक्शन कराए जाए और फौरी तौर पर तारीख का ऐलान भी किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान साहब की एक बड़ी कामयाबी इसको गर्दाना जा रहा है। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कंवर दिलशाद साहब। वालेकुम सलाम। कंवर दिलशाद साहब, आप भी मानते हैं कि इमरान खान की PTI की एक बड़ी जीत है? नहीं, अभी तो ऐसा है, इमरान खान को ये राइट बनता था कि उन्होंने अपने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, ये उनका अपना एक आईनी और कानूनी हक था। लेकिन जो हमारी नाकिस राय के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ने जमीनी हकायक को नहीं देखे। जमीनी हकायक ये है कि ये आर्टिकल 105 से का जो फैसला जो है वो आइन का आर्टिकल 105 से मुतसादिम है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन के आर्टिकल 105 से मुतसादिम है और तमाम हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हो, वो आइन की ताबे है। एक्ट हो, रूल्स हो, वहाँ हाई कोर्ट कैसे मुतसादिम है सर? वो इसलिए कि आर्टिकल 105 में लिखा है गवर्नर तारीख मुकर्रर करेगा। तो गवर्नर ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं करूंगा। नहीं, वो तो गवर्नर तारीख ना भी करे तो इसके जाहिर है कि गवर्नर साहब ने कहा चूंकि मैंने असेंबली की तहरीर में पार्टी में नहीं बना। हाँ। तो इसका तरीकाकार ये होता है कि बाकायदा हाई कोर्ट को इस तरह के मामला से गुरेज करना चाहिए। तो फिर कौन करे? एक सेकंड, गवर्नर को करने हैं आर्टिकल 105 के तहत, गवर्नर ने हाथ खड़े कर दिए मैं नहीं करूंगा, और फिर कौन करे? लेकिन बहरहाल हाई कोर्ट का इसके मामले में मुदाखल करने के लिए जवाब बनता तो फिर कौन करता सर, ये भी बताए ना। फिर ये खिलाफ कौन करता? इसके बारे में लेकिन इसमें करने वाली बात है कि हाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वो इसको फैसला करने के मिजाज है, वो ग्राउंड रियलिटी भी देखें। उसके बाद आइन में जब ये लिख दिया गया उसमें गवर्नर ने कहा कि मैंने चूंकि असेंबली तहलील नहीं की, मैं इसमें पार्टी नहीं बनाती, गवर्नर को हुक्म दे सकते थे कि आप अपने फैसले पर नजरसानी करें। ओके। तो ये कहना, हाँ, अपने फैसले पर नजरसानी करें, आप अपना फैसला आप तारीख दे सकते हैं। चले, बिल्कुल ठीक है, आइन पे तो अमल दरामद 101% होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ सर यही PMLN वाले ये भी कह रहे थे, मलिक अहमद खान साहब की बात जो है वो ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि जी आइन में ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो, लेकिन आइन में ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं हो तो क्या। ऐसे ही आइन जो है वो हमारे रियासत का मुहाफिज है, तहफ़्फ़ुज़ देता है, जमानत देता है।
लेकिन उसी आइन के आर्टिकल 254 में ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसे कोई नागुज़ीर हालात पैदा हो जाए जो आइन के मुताबिक कार्रवाई ना कर सके या आइन पर अमल दरामद ना कर सके, तो आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है। और नागुज़ीर हालात ये है कि पाकिस्तान जो है इस माशी दिवालिया की तरफ बढ़ रहा है, खतरनाक घंटी बज चुकी इसाक है। डार साहब कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज ही कहा है उन्होंने। सरदार साहब बात को कोई सुनता नहीं है, हालात सर ग्राउंड वजीर खजाना है, सर वजीर खजाना है मुल्क के, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ऐसा कोई खतरा नहीं है, हमने इससे बुरे हालात में मुल्क को चलाया है। तो ये गलत, उनको पकड़े, उनको मना करें जो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। तो साथ ही वजीर खजाना ने यह भी कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान को आप जो उन्होंने फंड मांगे वो देने से हम माजरत की उन्होंने। और इसके बाद वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा है कि हम आपके पुलिस स्टाफ की तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हमारे पास चलो ये तो हुआ है, आज इजलास भी हुआ है इलेक्शन कमीशन का, उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी किया। शाह खावर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट, उनसे भी हम राय लेंगे। शाह खावर साहब 2 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ एक बात और कर साहब से पूछ लूं। कंवर दिलशाद साहब, अब जो भी है फैसला तो आ गया, इलेक्शन कमीशन को अहकाम जारी हो गए कि आप तारीख का ऐलान करें, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं। अब इलेक्शन कमीशन पाबंद है मनवान अमल दरामद का और करेगा आपकी नजर में? इलेक्शन कमीशन अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, गवर्नर अपील करेगा, गवर्नर के अख्तियार को चैलेंज किया, गवर्नर अपील करेगा, गवर्नर को अख्तियार है वो अपील कर सकते हैं। और इस वफाकी हुकूमत अपील कर सकती है और सूबाई हुकूमत भी अपील कर सकती है। ये अपील करने के रास्ते खुले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील कर सकते हैं। ये सिंगल बेंच का, ये लार्जर बेंच का फैसला तो नहीं है। सेकंड हमें नहीं पता कितना लार्जर बेंच है, सिंगल बेंच है, लेकिन बहरहाल ये फैसला ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक दुरुस्त है। जी नज़र प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। शाह खावर साहब, ये फैसला दुरुस्त नहीं है लाहौर हाई कोर्ट का कि जी इलेक्शन कराए जाए 90 दिन के अंदर अंदर और इलेक्शन कमीशन डेट दे, आपकी नजर में ये फैसला दुरुस्त है? आइन में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब भी कोई सूबाई असम्बली वजीर आला के मशवरे से गवर्नर तहलील करते हैं तो उसका 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना लाजमी है। उस पर फिर केयर टेकर गवर्नमेंट भी बनती है, केयर टेकर गवर्नमेंट बन चुकी है। और इसमें मेरे नॉलेज में ये बात भी है कि इलेक्शन कमीशन ने खुद भी गवर्नर्स को, केपीके के गवर्नर को भी और पंजाब के गवर्नर को भी ये तहरीर कर दिया है और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है और आप इसको इलेक्शन की डेट दें ताकि हम अपने इंतजाम कंप्लीट करें। तो आइन का तो मंशा यही है, आइन की रिक्वायरमेंट यही है। और उसी को सामने रखते हुए आज जो एक ऑनरेबल सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो आइन की तशरीह करते हुए ये हुक्म सादर किया है। तो अब देखते हैं कि गवर्नर जो है वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो उसको चैलेंज करेंगे जो है हायर फोरम में। ठीक है, वो तो ठीक है, उनका अपना एक हक मौजूद है, लेकिन आइन की तशरीह तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यही कर सकती है। हाँ, अगर उसके अलावा क्या हालात हैं मुल्क में, लेकिन ये जो माशी बदहाली का जो एक एक्सक्यूज है, मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना वैलिड एक्सक्यूज नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में और पंजाब में तरक्याती काम भी हो रहे हैं, नॉन डेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट्स उस पर भी काम हो रहा है, हर चीज जो है स्मूथली चल रही है। तो इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की डेट्स भी आ गई हैं, ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, ये मैं नहीं समझता कोई वजह हो सकती। हाँ, कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वजह हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी डिटेरियोरेटेड हो, खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफात आ जाए, उस वजह से कुछ अरसे के लिए इलेक्शन तो 90 दिन से बियॉन्ड जा सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जा सकते। ठीक है शाह खबर साहब, अभी एक चीज से थोड़ा सा अभाव और दूर कीजिएगा कि अब अगर जैसे कि इस पे अमल दरामद होता है, इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे अमल दरामद करता है और फर्दर इसकी अपील में या उसको चैलेंज नहीं करता है, तो क्या कोई आईनी अभाम है या कोई ऐसी कदगन या कोई ऐसी चीज है कि अगर पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शंस पहले हो जाते हैं और वफाक के और दीगर सूबों के बाद में होते हैं तो इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, इसमें कोई आईनी कबाहत तो नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसा कोई कबाहत नहीं है। ये तो चूंकि एक ट्रेडिशन है और एक इस तरीके से होता चला आ रहा है कि पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो हैं वो एक साथ होते हैं।
तो अगर ये हो जाए तो कोई इशू नहीं है। देखिए, आप हमारा हमसाया मुल्क है भारत, उसमें जितनी भी स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन मुख्तलिफ शेड्यूल के मुताबिक होते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी चलती रहती है, सूबाई असम्बली के इंतखाबात अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक मुख्तलिफ औकात में होते रहते हैं। एज सच कोई इससे आईनी बहरान नहीं पैदा होता। हाँ, कुछ पेचीदगियां जरूर पैदा हो सकती हैं, क्योंकि अगर बेहतर यही है कि इलेक्शन कौमी और सूबाई असम्बली के एक ही वक्त में हो तो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि लोग बार बार मुख्तलिफ शेड्यूल्स के मुताबिक जो है वो प्रोविंशियल असम्बलीज भी इलेक्ट कर रहे हैं और फिर कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आईनी तौर पे कोई कदम नहीं है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कमर दिलशाद साहब, इस पे आपकी राय भी जाननी है मुझे। नहीं, मेरी बात सही फरमाया शेख खबर साहब ने, वो अपने रिटायर्ड जज में रह चुके हैं, बड़ी मोहतरम शख्सियत है, तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला होगा इस पर जो है वफाकी हुकूमत तो नहीं जाएगी, लेकिन सूबाई हुकूमत जो है वो अपना आला अदालतों में अपील करने का, चैलेंज करने का उनको इख्तियार हासिल है। सूबाई हुकूमत या गवर्नर पंजाब? एक ही बात है ना, गवर्नर पंजाब के सूबाई हुकूमत का हिस्सा है ना, तो गवर्नर पंजाब जाए या सूबाई हुकूमत जाए तो वो तो जाएगी। सूबाई हुकूमत कैसे जाएगी? वो तो निगरान हुकूमत है, वो तो आई इलेक्शन कराने हैं, वो क्या जाएगी कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे? तो ठीक है, गवर्नर पंजाब भी जा सकते हैं, गवर्नर पंजाब एक वफाकी नुमाइंदे हैं, वो भी जा सकते हैं। वो कहेंगे जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने जमीनी हकायक को नहीं देखा और हालात ऐसे नहीं जा रहे हैं। अब एक और बड़ी अहम बात है, जब एक आईनी इदारा है मुश्तरका मफादात कौंसिल, उसमें ये फैसला हुआ था कि जी नई डिजिटल मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी तब इलेक्शन होंगे। ये जो 2 सूबों में इलेक्शन होने हैं, पंजाब में और खैर पख्तूनख्वा में, ये जनरल इलेक्शन है सूबाई लेवल के, और ये 5 साल के लिए है। और उसमें जो मुश्तरका वफादात कौंसिल में ये लिखा हुआ था कि जब जनरल इलेक्शन जो होंगे नेक्स्ट 2023 में, वो नई हल्का बंदियां जो होंगी और नई डिजिटल मरदमशुमारी के बेस पे होगी। वो भी एक आईनी इदारा है, वो भी बीच में रुकावट है। वो भी कहेंगे कि जनाब मर्द हमारे ये बात नहीं, वो भी आईनी इदारा है, वो भी आईनी इदारा है। मुश्तरका वफादात कौंसिल भी आईनी इदारा है, वो आईनी इदारे ने फैसला किया है। ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान देखेगी, चैलेंज किया जाएगा तो देखेंगे भाई ये मामला भी है। और साथ ये भी कह सकते हैं कि 2 महीने के बाद ये जो है अप्रैल के बाद अगर ये डेटें मुकर होती है तो अप्रैल के बाद तो जनरल इलेक्शन भी नहीं हो सकते और ज़िमनी इंतखाबात भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो 4 महीने का फर्क होता है। 4 महीने पहले अगर कोई वाकया पेश आ जाए तो फिर आप उसको इंतखाबात नहीं करवा सकते। ये सारे मामला जो है चलिए वो तो डिपेंड करता है। शाह खबर साहब, ये डिपेंड ये करता है कि अच्छा मुझे बताएं कि इसको चैलेंज कौन कौन कर सकता है या अपील में कौन कौन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन? मेरे ख्याल इसमें भी कमर दिलशाद साहब फरमा रहे थे वो गवर्नर ही जा सकते हैं, अगर वो समझें कि वो एग्रीव्ड है इस ऑर्डर से, या वो समझते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज ने जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन की है, तो जाहिर है कि उनको अपील का राइट तो मौजूद है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि ये जो सेक्शन आर्टिकल 51 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, जो कि नेशनल असेंबली के बारे में है, उसमें ये बात जरूर है कि जो नेशनल असेंबली की जो सीटें हैं वो एलोकेट की जाएंगी प्रोविंसेस में और फेडरल कैपिटल में पॉपुलेशन के तनासब से, और पॉपुलेशन का तनासब जो है वो लास्ट जो प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश हुआ है उसके मुताबिक होंगे। और इसमें ये चूंकि एक तरमीम हुई थी 2017 में, उसमें इसका एक प्रोवाइजो डाला गया था, उसमें ये वाजे किया गया था कि जो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन हैं 2018 के या बाई इलेक्शन जो होंगे वो 2017 की जो मरदमशुमारी जो कि पब्लिश कर चुकी है फेडरल गवर्नमेंट उसके मुताबिक होंगे। अभी ये एक बात जो है ये गौर तलब जरूर है कि जैसे अभी कमर दिलशाद साहब ने फरमाया कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में ये फैसला हो चुका है कि नई मरदमशुमारी कराई जाएगी और आइंदा इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के नतीजे में जो नई हल्का बंदियां होंगी कौमी असम्बली की, जब कौमी असम्बली की होंगी तो फिर सूबाई की भी होंगी। तो ये क्वेश्चन जरूर है, अगर गवर्नर इसको चैलेंज करते हैं इंट्रा कोर्ट अपील में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो वो एपेलेट कोर्ट में ये चीजें जेरे गौर जरूर आ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कमर दिलशाद साहब और शाह खबर साहब, आपकी मायराना राय का, आपके टाइम का। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। तो IMF का वफ्द वापस चला गया। इसहाक डार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, मुआहिदा तय नहीं पाया।
साथ डॉक्टर साहब मुतमईन हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इंशाल्लाह ताला जल्द हो जाएगा। दिवालिये की तरफ हम नहीं जा रहे, उन लोगों को भी रोके जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एलामिया IMF की तरफ से जारी हुआ है उसमें कुछ ट्रस्ट डेफिसिट की बातें भी की गई हैं। मामलात हैं क्या और कितने दिन में जो है वो मुआहदे पे साइन हो जाएगा और अगली किस्त हमें मिल जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो जिस तेज़ी से नीचे आ रहे हैं वो थोड़े से परेशान कुन ज़रूर हैं। हमारे लिए तो थोड़े ज़्यादा परेशान कुन है, लेकिन साहब साहब कहते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। मुजम्मिल असलम हमारे साथ होंगे और कैसर शेख साहब हमारे साथ होंगे PMLN से। जिस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक से कबल जिस तरह आपको बता के गए थे कि हमारे साथ इस मौजूद होंगे मुजम्मिल असलम साहब, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्मर स्पोक्स पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसके साथ साथ कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और इकॉनमी पे उनकी अपनी एक एक्सपर्टीज़ भी है। दोनों मेहमानों को खुशामदीद, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब, मैं आपकी तरफ पहले आती हूँ, ज़रा मुझे एक बात बताएं। मैं छोटी सी एक खबर है जो आज साहब साहब ने बल्कि एक प्रेस टॉक भी की है, बल्कि मैं चाहती हूँ ज़रा वो क्लिप दोबारा से ज़रा चला दें। साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस हवाले से जो IMF के साथ मुज़ाकरात हुए और बातों पर इत्तेफाक हुआ, वो चलाइएगा ज़रा। न्यूज़ इज आज टीम जा चुकी है, जो उनका प्लान था, ओरिजिनल प्लान था, उन्होंने अनाउंस किया था। उन्होंने हमें एज पर कमिटमेंट 9 बजे हमें जो था वो हमें MEFP मिल चुका है। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, एनुअलाइज नहीं, हमने ये 4 महीने में इकट्ठे करने। एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा, और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके जरिए जो हमारी तय हुई हैं, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं उसको हम मिनिमाइज करें। गैस के सर्कुलर डेट में फ्लो को हमने जीरो करना है जी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपए की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपए की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5-5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। ये बहुत सारी चीज़ें जो उन्हें करनी है, करवानी है। 170 अरब के नए टैक्सेस भी लगाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ शेख साहब ज़रा आपकी तवज्जो चाहूँगी। कैसर शेख साहब, उन्होंने कहा कि कल रात तक हर चीज़ को बाहमी तौर पर तय कर लिया। IMF से कहा कि मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी की दस्तावेज हमें देकर जाएं। मुआहदे तय पाने के बाद तरीक़ेकार के तहत IMF को तफसील देनी होती है। IMF से मुज़ाकरात के बाद MEFP का ड्राफ्ट आज सुबह में मिल गया। अब पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। हुकूमत और माशी टीम IMF से मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए तगो-दो कर रही है। मुआहदे से कितनी दूर हैं हम सर? क्योंकि ये जो अल्फाज का गोरख धंधा होता है, जो टेक्निकलिटीज होती है, मैं उससे थोड़ी सी दूर हूँ, कोसों दूर हूँ। तो जरा आप आसान अल्फाज में बताइएगा कि क्या हर्डल्स हैं और कितनी दूरी के हम फासले पर हैं मुआहदे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तकरीबन 8-9 दिन IMF वाले उनकी पूरी जो है एक काफ़ी डिटेल उनकी किसी टीम वो यहाँ रही और हमारी टीम से उन्होंने मुज़ाकरात किए। और साहब ने, मैंने भी उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उस पर उन्होंने बताया। देखिए, हमारा तवक्को तो ये थी कि यहाँ फाइनलाइज हो जाएंगे मैटर उनके, और जो उनके, और उसके बाद वो अपने बोर्ड को वो पेश करेंगे। लेकिन उनके यहाँ पे अभी मुकम्मल नहीं हो सके और कुछ पॉइंट रह गए जो खुद साहब कह रहे हैं, और शायद वो कोई कमिटमेंट्स चाह रहे हैं, चाहे या कुछ उनकी और उनका कोई डिटेल्स बाकी हैं जो हमें सबमिट करनी है, वो हमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक दे के गए हैं अपना। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि ये तो डार साहब ने खुद बता दिया कि 170 अरब रुपए के हमें नए टैक्स लगाने पड़ेंगे। और सर हम कितनी दूरी पर हैं? हमें हमारे पास ये मुआहदा कब हो जाएगा? जो आपने खुद फरमाया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 9-10 दिनों में हो जाएगा, लेकिन अभी उसके साथ आपने कहा कि कुछ चीजें जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो हमको देंगे। क्या हमारा होमवर्क नहीं था, हम तैयार नहीं थे, या वहां से जो हमने चीजें दी वो उसको मानने को तैयार नहीं थे? असल में वो बहुत टफ कंडीशनैलिटी है उनकी, और हमें भी उस पर सोचना पड़ रहा है, गौर करना पड़ रहा है। दूरी पे है,
फाइनल नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ मैटर रहेगा। देखिए मैं तो टीम का हिस्सा नहीं था, या मुझे तो वही बातें जो कि डार साहब ने कही, या जो मैंने वही बात मैं आपसे बता सकता हूँ ना। इंशाल्लाह हम तवक्को कर रहे हैं कि 3-4 दिन में वो जाके वहाँ पे डिस्कस करेंगे, और हम भी जो चीज़ें बाकी हैं उनके पेंडिंग है उसको हम फाइनलाइज कर लेंगे। देखिए हमें सब टफ कंडीशनैलिटीज माननी पड़ेंगी, और हमारी कोशिश तो ये है कि कम से कम उसका इम्पैक्ट पड़े आम आदमी पर, और ज़्यादा से ज़्यादा ये हम पेट्रोलियम लेवी जैसे काफ़ी कुछ कर चुके हैं, डीजल का बाकी है, तो गैस का रेट बढ़ेंगे इसके साथ, और बाकी नए टैक्सेस लगेंगे। अब ये कहना कि भाई वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ ये ऐसा आसान तो नहीं होता ना। जो भी आप टैक्स लगाएंगे उसका इम्पैक्ट थोड़ा या ज़्यादा तो पड़ेगा ही ना आम आदमी पे भी। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल कर सब्सिडीज खत्म हो रही हैं, वो खत्म करनी चाहिए थी, वो सही हो रहा है। और मरे ये को जो बाकी मारेंगे, कार्बन जाहिर है मरेगा मरेगा। मैं एक सेकेंड कैसर शेख साहब जरा रुकिएगा। महंगाई अच्छा बढ़ेगी, मुजम्मिल महंगाई हसन साहब से बढ़ेगी। पहले कि मैं आपकी तरफ आऊं, जाहिर सी बात है नए टैक्सेस लगेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। फिर अगर ये कहा जाए कि हमारी कोशिश होगी कि आम आदमी तक इसका बोझ ना डालें, तो आपकी कोशिशों से कुछ होता नहीं है ना। अगर होता तो ना 9-10 माह में हो जाता। मुजम्मिल असलम साहब आपके लिए यानी आपकी पार्टी के लिए भी एक पैगाम था, वो जरा पैगाम सुन लीजिएगा साथ डार साहब का, फिर आपकी तरफ आती हूँ। कोई फिक्र वाली बात नहीं है। इस मुल्क ने $414 मिलियन से भी गुजारा किया हुआ है एटमी पाबंदियों के बाद। डोंट बी डिसहार्टेड, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम मैनेज, स्टेट बैंक मैनेज कर रहा है। उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफॉल्ट हो गया, जो है पार्लिस खत्म हो गए, हम डूब गए। भाई इधर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, को बेवकूफ़ी आके इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में। तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं। अच्छा एक तो ये मैसेज आपके लिए था कि जो आप लोग करते रहे वो अच्छी बात नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए नहीं। उसके लिए आपको जवाब देना चाहे तो जरूर दीजिएगा। लेकिन दूसरी तरफ आज एक और बात भी हुई, वो ये हुई कि जो हम अब IMF की शराइत मान रहे हैं और जो IMF हमसे शराइत मनवाने की कोशिश कर रहा है, जो हम उससे मुआहदा कर रहे हैं, वो है जो PTI ने किया। और PTI ने जो एक ट्रस्ट डेफिसिट किया, मुआहदे को वायलेट किया, जो उसके साथ हुआ था, उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं और उसकी वजह से हम मजबूर हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। ऐसा करके गए थे आप लोग। अच्छा जी नादिया पहले तो ये बात कर लेते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं इसहाक डार साहब को कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये रेटिंग एजेंसीज जो हैं, कोई ये सियासी मतलब इनके बयानी होते हैं। वो जो रेटिंग्स देती हैं, वो रेटिंग देती हैं पाकिस्तान की माशी हालात को देखकर, पाकिस्तान के माशी जो डेटा रिलीज होता है उसको देखकर, रिजर्व्स को देखकर, पोजीशन को देखकर। अब ये कह रहे हैं भाईजान हमारे जो है इसहाक डार साहब कि जी वो पूरी दुनिया में जब आप बदनाम करेंगे तो सरमायाकारी कैसे आएगी। अच्छा ये अजीब मामला है। इमरान खान दुनिया में अपनी हुकूमत में जब ये बात कर रहे थे, उनको तो पैसे बेतहाशा है। उनको जो है रेमिटेंसेस भी $19 अरब से $31 अरब कर दी पाकिस्तानियों ने, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई। फिर उसके अलावा जो है दुनिया से हमें ये जो कहते हैं आपने कर्ज ले लिया, दुनिया हमें कर्ज देती थी, आपको कर्ज भी नहीं दे रही। ऐसा क्या था इमरान खान उस वक्त भी तो मुल्क अगर बदनाम हो रहा होगा ना, तो उस वक्त तो सारा कुछ आ रहा था। इनके आते ही जो है ना ये उल्टी हो गई गंगा। असल में बात यह है कि इसहाक डार साहब जो है ना थोड़ा सा प्रेशर में है, और थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छे खासे प्रेशर में है। वहां से जो है ये आए थे ना बड़े बोलकर कि जी मैं डॉलर को 200 कर दूंगा, मैं इलेक्शन जितवाने के लिए सेंटीमेंट चेंज करूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल सस्ता कर दूंगा। वो बन गई इनकी गले की हड्डी, और वो गले की जब हड्डी बन गई तो वो और कुछ नहीं मिलता, तो फिर वो शुरू हो जाते इमरान खान। अब इस पे भी आ जाएंगे। ये प्रोग्राम किसका था नादिया? हमारा ये प्रोग्राम जो है ना ये सितंबर 2022 को खत्म हो जाना था, और उसका आखिरी रिव्यू जून 2022 को खत्म हो जाना चाहिए था। जून 2022 में मिफ्ता इस्माइल ने बजट दिया जो 3 दफा रिजेक्ट हुआ, गलत बजट दिया। उसके बेसिस पे इन्होंने 9 महीने सितंबर से 30 जून 2023 तक का प्रोग्राम एक्सटेंड कराया। सिर्फ कितने लिए? $0.5 अरब के लिए। आप अगर अक्लमंद होते, समझदार होते,
30 जून को आप प्रोग्राम का रिव्यू खत्म कराते, प्रोग्राम से जान छुड़ाते, और आपको बड़ी तकलीफ थी हमारे इस IMF के प्रोग्राम से, तो आप नया प्रोग्राम लेते। IMF भी आपको नहीं कहता कि जी जब प्रोग्राम सितंबर 2022 को खत्म होना है, IMF आपको थोड़ी कहेगा कि आप बढ़ाएं। आपने क्यों बढ़ाया? इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे। दूसरी बात ये कि अब दूसरी बात ये कि हमने मुआहिदा किया हुआ था। हमने मुआहिदा किया हुआ था 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी का, ठीक है। 30 से 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी किसने किया? मिफ्ता इस्माइल ने किया। अभी ये जो आपने मिनी बजट का जिक्र किया 170 अरब रुपए का, ये किस लिए है कि इस साल के टैक्स हदफ जो है पूरे नहीं हो रहे। ये इस साल का टैक्स हदफ का बजट किसने दिया? मिफ्ता ने दिया, हमने दिए, या मैंने दिए, ये शौकत तरीन ने दिए। तो ये इनको मैं अब क्या बोलूं कि एक तो ये इनको जो तोते की तरह रटवा देना, वो सारे अच्छा, एक ही एक बात सेकंड मुजम्मिल असलम साहब, एक सेकंड। मैं आपने जो सवालात उठाए हैं वो मैं यकीनन कैसर शेख साहब से पूछूंगी, लेकिन एक चीज बता दें। आपने कहा कि हमारा हद था 30 रुपए लेवी पेट्रोलियम प्राइस, तो जब आपने पेट्रोलियम प्राइसेस कम की थी तो वो आपने लेवी पे कट लगाया था, जो आपने अपना हदफ अचीव नहीं किया। सेकेंडली, आप हमेशा ये बात करती है ये PTI की गवर्नमेंट के, जब हम गए थे तो 16 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे, लेकिन क्या ये बात सही है कि उससे 2 महीने पहले 18 बिलियन थे और विद इन 2 मंथ्स आपने 2 बिलियन आपके कम हो गए थे, गिर गए थे? देखें जी, बात सुनने पहले, आपके 2 नहीं 3 अरब डॉलर से ज्यादा कम होते हैं। एक हमने रिकॉर्डिक की 1 अरब डॉलर की पेमेंट की जो 14 साल से पेंडिंग था, वो 1 अरब डॉलर का सेटलमेंट किया, वो हमने पेमेंट की। और चीन को हमने 2.3 अरब, ये कब की थी? ये मार्च में, ठीक है। ओके। और इसके अलावा 2.3 अरब डॉलर की हमने चीन को पेमेंट की थी, जो हमारे को 15 दिन बाद वापस मिल जानी थी, लेकिन हमारी हुकूमत चली गई, वो मिफ्ता को मिले फिर पैसे 2.3 अरब डॉलर। तो ये 3.5 अरब डॉलर जो है ये आखिरी 1 महीने में निकले थे। और जनवरी में जो है हमारी एक पेमेंट थी डिफेंस रिलेटेड, जो हमने J-21 जहाज, आपने याद होगा 23 मार्च को जिसका डिस्प्ले भी हुआ था, उसकी एक बहुत बड़ी पेमेंट की थी। तो ये हमारी पेमेंट थी। और बात ये नहीं है, बात ये है कि हमने चले आप आगे किसी कैसर साहब से पूछ लो। मैं आती हूँ वापस आती हूँ। कैसर शेख साहब, अच्छा, 2 चीजें हैं। एक तो ये कि अब एक इल्जाम तो सरदार साहब ये लगा रहे हैं कि चूंकि इन्होंने जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी, मुआहदे को वायलेट किया था, तो अब IMF हम पे एतबार करने को तैयार नहीं है और ट्रस्ट डेफिसिट है। दूसरी तरफ बहुत सारे हल्कों का, जो कुछ इकोनॉमिस्ट है उनका भी और PTI का भी, उनका कहना ये है कि आप लोगों ने 4 महीने डिले भी किया है। यही चीज आप अगर सितंबर में कर लेते तो आपके फॉरेक्स रिजर्व इतने नीचे भी नहीं आते और आपको शायद इस हद तक कड़ी शराइत का सामना नहीं करना पड़ता। आप क्या कहते हैं? गेम करने के लिए हम सारी पिछले बहुत अरसे से हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी और हमारी जो मुख्तलिफ पार्टियां फेलियर है। मैं एक पार्टी और दूसरे पार्टी कितनी बातें हैं जो मैं कह सकता हूँ। अभी इन्होंने 450 अरब रुपए 100 अमीर लोगों को, जो टेक्सटाइल में मेनली लोग थे जिनकी लॉबी थी, ये एक तरफ तो कहते हैं अमीर का पाकिस्तान और गरीब का पाकिस्तान, लेकिन वो उनको दे दिए 0% पे, टर्फ पे। और फिर पाकिस्तान में चाहे हमारी हुकूमत रही या इनकी हुकूमत रही, जो SME है उनको टोटल कर्जे का 7% मिलता है, जबकि इंडिया में 15% मिलता है, बांग्लादेश में 12%, इन 93% तो आप अमीर लोगों को देते हैं। वो लोग वेस्ट कर रहे हैं, प्लाट लेते हैं, जमीन ले रहे हैं। बात है हम अपनी आपका ये जो एतराज है ये जरूर सही, ठीक होगा, वैलिड होगा, मगर मेरा सवाल पता ही मुख्तलिफ था। मैंने कहा कि क्या आप 4 महीने लेट गए उनके पास? 4 महीने कबल चले जाते सितंबर में। ये तो सिंपल जवाब है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। हमें ये इतना लेट नहीं, उस लेट करने से हमें नुकसान हुआ। उसका क्या हुआ है कि रिमिटेंस नहीं आई, उसका क्या नुकसान हुआ है कि एक्सपोर्टर ने अपना पैसा रोक लिया, इम्पोर्टर ने ज़्यादा और इसी तरह जो पेट्रोलियम लेवी का वादा किया इन्होंने IMF से, PTI ने, तो वो उसको फुलफिल नहीं किया, तो उसका कॉन्फिडेंस हमारा और सारी हमारा जो परसेप्शन है पाकिस्तान का वो खराब हो गया। हमें माननी चाहिए चीजें। हम ये कहें कि हम बहुत अच्छे, वो बहुत खराब, बात ये हमें सोचना पड़ेगा। देखिए दोनों खराब क्या वजह हुई कि इतना नहीं, खराब दोनों नहीं, हम बेहतर करें। मैं ब्रेक ले लेती हूँ जरा, कैसे शेख साहब मुझे ब्रेक लेने दें। मैं आपको बताऊं ना, दुनिया के आखिरी मुल्कों में तो हम आ चुके हैं। हम समझा 1990-92 में इंडिया की इकानमी हमसे 4 गुना थी।
आज वो 12 गुना हो गए हमसे। उनका टैक्स है उनकी जीडीपी का 17%, हमारा है 10%। उनका टैक्स हमसे 21 गुना हो गया है। चलिए मुझे ब्रेक लेने दे सर, मुझे ब्रेक लेने दे आप अंदाजा कीजिए सर, मुझे ब्रेक लेने बांग्लादेश दीजिएगा, कितना मैं आगे ब्रेक से बढ़ रहा वापस आती हूँ। तो दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमें अभी डिस्कस करनी है। एक तो ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी जब कल इमरान खान साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने एक चार्जशीट खुद इसहाक डार साहब के लिए के हवाले से उन्होंने तैयार की, वो भी सामने रखी। और उसके साथ साथ जो जावेद चौधरी साहब का कॉलम आया उसमें उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से ये बात की कि मैंने इनकी हुकूमत गिराई नहीं, लेकिन मैंने इनकी हुकूमत बचाई नहीं, क्योंकि अगर ये रह जाते तो हुकूमत जो है वो खतरे में पड़ जाती और ये मुल्क के लिए बड़े इनकी हुकूमत बड़ी खतरनाक साबित हो गई थी। फिर शौकत तरीन के हवाले से भी कहा कि हम इनको कहते रहे कि जी आप इनको ना लगाएं, इनके ऊपर 8 अरब रुपए की करप्शन का केस है, लेकिन इमरान खान साहब ने उनकी बात सुनी नहीं। ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर भी जरा बात करें। जी नज़र प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुज़म्मिल असलम साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं चाह रही थी जरा मिफ्ता इस्माइल साहब का वो क्लिप देख लेते हैं जो कल कुछ उन्होंने एतराफ़ भी किया, इंकशाफ भी किया और एक चार्जशीट भी पेश की खुद अपने ही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की तरफ। सुनिएगा मुज़म्मिल असलम साहब, वुड यू लाइक टू कमेंट ऑन इट? देखिए जी, ये तो अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो है चार्जशीट कर दी है उन्होंने इसहाक डार को, और ये 4 दफ़ा वज़ीर ख़जाना बने हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने स्ट्रेट कह दिया कि ये इनकम्पिटेंट आदमी है और जो है ज़ाती तौर पे अपने ज़ाती मामलात में कॉम्पिटेंट होंगे लेकिन वैसे इनकॉम्पिटेंट है। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान के साथ कितना बड़ा जुल्म हुआ है। और अच्छा, पाकिस्तान की अगर आप माजी में जाएं 99, 98, 99, फिर 2018 और अब 2022-23, ये तीनों क्राइसिस में एक ही चीज़ कांस्टेंट थी, वो थे इसहाक डार साहब। तो इसका मतलब ये है कि इनके फ्लॉज इतने ज़्यादा हैं या इनकी पॉलिसी मेकिंग में इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि वो पाकिस्तान को कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं पहुंचाते, सीधा दिवालिये पे ले जाते हैं। तो ये जो है मिफ्ता इस्माइल का एडमिशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिफ्ता फरिश्ते थे। मिफ्ता की मैंने आज भी एक 4 ट्वीट्स उनकी जब हुकूमत में आने से पहले की शेयर की, जिसमें वो पेट्रोलियम लेवी के मुखालिफ थे, जिसमें वो जो है सेल्स टैक्स के मुखालिफ थे, जिसमें वो गैस की कीमतें बढ़ाने के मुखालिफ थे। लेकिन जब वो वजीर खजाना बने तो कहते हैं ये सारे वाले मुश्किल फैसले हमें करने चाहिए। तो ये तो होता है ना, ये तो होता है जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप मुखालिफ होते हैं, जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर आपको ग्राउंड रियलिटी पता चलती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों को पता चली। ठीक है ना, असद उमर साहब जब आए तो आप लोग 8 महीने लेट IMF के प्रोग्राम में गए, फिर उस वक्त यही बताया गया कि जी हमें ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हालात इतने खराब है। नादिया लगता है मैं जरा शौकत तरीन के ऊपर आ जाती हूँ। आप देखो ना, असद उमर वाला रिकॉर्ड को स्ट्रेट कर दें। लगता है आप उन दिनों में जो है ना, सही तरह आपको याद नहीं है, असद उमर आते ही सितंबर में IMF चले गए थे। IMF जो आज इसहाक डार जो ब्लैंक पेपर पे साइन करके इकदाम कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा खतरनाक IMF ने उस वक्त मांगे थे। असद उमर ने कहा हम 3 महीने में मईशत ठीक करके खुद आएंगे आपके पास। इससे बुरे हालात थे, लेकिन इस तरह किसी ने बोला नहीं था, मुल्क दिवालिया हो गया। उस वक्त हमने 10 अरब डॉलर चीन, UAE और सऊदी अरब से इकट्ठे किए, करंट अकाउंट को कम करके गए, महंगाई को कम करके गए IMF के पास। उसके बाद IMF ने जो है हफीज शेख को प्रोग्राम दिया। तो ये किसने कह दिया कि असद उमर 8 महीने घूमते फिरते रहे? फिर आपने असद उमर को हटा दिया, फिर आपकी हुकूमत ने असद उमर से वजारत खजाना का पोर्टफोलियो वापस ले लिया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन ना रीपोजिशनिंग तो होती है, आप भी जब कभी डाउन आ जाती है, कभी आज आ जाती है, कभी इतना नहीं अच्छा काम भाई परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए ना, नहीं रीशफलिंग परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए ना, परफॉर्मेंस बेस ही होती है, हर चीजें कुछ रीशफलिंग हो जाती है, हर एक की परफॉर्मेंस बेस थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और आपने उनसे वजारत खजाना का पोर्टफोलियो वापस ले लिया क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया। जी आज बहुत अच्छा काम किया, NCOC में उससे ज्यादा अच्छा काम किया जहां उनकी जरूरत थी। फिर उनको चलने देते हैं एज फाइनेंस मिनिस्टर। चले मैं पीछे बहस नहीं करते, जरा इस पे लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, मुझे कैसर साहब की तरफ जाना है। शौकत तरीन साहब बड़े खतरनाक होते हैं और ये हुकूमत बड़ी खतरनाक होती है अगर चल जाती। PTI की हुकूमत बाजा साहब फरमा रहे थे और साथ में साथ उन्होंने ये कहा कि चूंकि उनके ऊपर 8 अरब रुपए के करप्शन के केस उनके नैब पे चल रहे थे तो मैंने इसलिए मना किया। अच्छा जी, शौकत तरीन साहब ने आज एक प्रेस स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान की तरफ से एक पाकिस्तानी दुनिया का सबसे बड़ा सिटी बैंकर था, दुनिया के कई मुल्कों में सिटी बैंक का हेड रहा हूं, फिर पाकिस्तान में आके हबीब बैंक का टर्न अराउंड किया है, सिल्क बैंक का, इसके बाद यूनियन बैंक का उन्होंने $600 मिलियन, आधे अरब डॉलर से ऊपर वो उसको बना के उसको रिस्ट्रक्चर करके बेचा। उसके बाद सिल्क बैंक की कुछ 2008 हो गया था,
जिसके से उनके इन्वेस्टर्स चले गए, तो वो एक उनका एक वेंचर फेल हो गया। एक कारोबारी ने अगर जिंदगी में 8 कामयाबी हासिल की है, 2 ना की हो। अच्छा, दूसरी बात करप्शन वाली भी ले लें। इन पे रेंटल पावर पीपल्स पार्टी के जमाने का कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर आपने अप्रूव किया था। ये केस था, करप्शन का केस नहीं था, वो रेंटल पावर में जो जिनने जो शामिल थे उनका केस था। ये एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ईसीसी ने अप्रूवल दिया था, जिसपे कोई इन पे कार्रवाई भी नहीं हुई थी और इनका केस एबेंस में पड़ा हुआ था। तो ये गलत बात है। और आखिरी में जनरल बाजवा ने, मैं ये चले ठीक है, बात तो चले मैं भी ठीक है, मैं रिकॉर्ड पे है, जब रिकॉर्ड नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जब रिकॉर्डिंग करके शौकत तरीन साहब आए, तो उसके बाद इनको जनरल बाजवा ने बोला कि आप तो हमारे हीरो हैं, आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। ये हुकूमत खत्म होने से 15 दिन पहले की बात है, और ये आज शौकत तरीन के प्रेस स्टेटमेंट में भी ये बात हवाई बातें नहीं है। और जावेद चौधरी तो खुद मुकर के अपने बयान से ही सारे उससे भाग गए। चले 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 ठीक है। अच्छा कैसर शेख साहब, जरा इस पे आप रोशनी डालिएगा कि अब ये मामला जो है वो आप खुद ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत पहले अगर इसमें आईएमएफ के प्रोग्राम में चली आती है, सितंबर में चली आती तो फिर ठीक है। अब मुझे जरा समझाएं कि ये जो 170 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगेंगे, उन्होंने कहा कि ये ऑर्डिनेंस भी आ सकता है या फिर ये इसको हम बिल की शक्ल में भी ला सकते हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एक आम आदमी के ऊपर? और दूसरी बात, क्या आप समझते हैं कि जो 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं बिजली की मैं बात कर रही हूँ, उन पर भी बोझ इजाफी होगा? जी, ये डॉक्टर साहब ने कहा है कि छोटे जो है उनको हमने एग्जम्पशन ले ली है उनकी। अब एग्जैक्ट तो ये नहीं बताया कि 300 यूनिट या 200 यूनिट, और बाकी 170 अरब रुपए का इम्पैक्ट जो है वो आपके सामने है कि हमारी जो टोटल इकानमी है वो उससे 1 या 1.5% उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और जब टैक्स आप ज़्यादा लेंगे तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि असल में हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर जितने हैं सारे बाहर के हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि पार्टियां ऐसों को अलग क्यों नहीं कराती डायरेक्ट पब्लिक से। यानी आपका आइन कहता है कि जो बजट बनाना है वो कौमी असम्बली ने बनाना है, और यहाँ पे कोई भी कौमी असम्बली का 35 साल में से सिर्फ 1 साल 6 महीने असद उमर, 6 महीने हमाद अदर और 3 साल नवीद कमर, 31 साल बाहर के लोग आते हैं, बैंकर आते हैं। अब आप कहते हैं जी बड़े अच्छे बैंकर थे शौकत तरीन साहब, उन्होंने बड़ा कामयाब किया, 1 रुपया उनके शेयर का सिल्क बड़े अरसे से वो सिल्क बैंक चला रहे हैं ना, पिछले 10-15 साल से चला रहे हैं। 15 साल में तो उनको कामयाबी हुई नहीं। और असद उमर मेरे साथ रहे हैं, मैं उस वक्त भी फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था, मेरे साथ बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं। उनको बड़ा स्टालबर्ट लेके आए थे, वो सोचते और ये कहते रहे ना। उन्होंने ये आइडिया दिया इमरान खान साहब को कि हम आईएमएफ में जाने से पहले खुदकशी कर लेंगे। क्या ये वर्ड है कि नहीं? ये लीडर का विजन है। अभी आईएमएफ के धक्के हम खा रहे हैं सब। बात ये नहीं है कि कौन अच्छा कौन, हम ना ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट है ना, मैं आपको बताऊं, कोई बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आज नहीं पिछले कितने अरसे से नहीं आ रहा। हमने माहौल ठीक नहीं किया, हमारा ब्यूरोक्रेट को ज़्यादा एफिशिएंसी दिखानी पड़ेगी। हम सिर्फ कर्जे लेने, आईएमएफ से कर्जा लेना और उसको वापस करने पे ही हमारी तवज्जो है। जो फाइनेंस मिनिस्टर आता है, बैंकर आ जाता है, ओ भाई आपके अपने लोग जो हैं। अच्छा, तो क्या कैसर शेख साहब आप भी साथ डार साहब को चार्जशीट कर रहे हैं जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल ने किया? देखिए, मैं चार्जशीट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई रिजल्ट जो है, मैं तो ओवरऑल देख रहा हूँ हमारे लोग कहाँ रह गए ना। हम देखिए ये पौने 4 साल इन्होंने चलाई, 10 महीने हम चला रहे हैं। 4.5 सालों में लोगों को क्या हमने दिया? 2-2.5% इनकी एवरेज थी ग्रोथ की, और 2% आबादी में इजाफा हो रहा था। हमारे यहाँ भी कोई ग्रोथ नहीं है, तो लोगों को क्या फायदा मिला? हमारे इलाके के लोग, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन आई हैं आप पूछ लीजिएगा कि अगले 2-3 सालों में कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी तरक्की होगी उसमें से आधी तरक्की हमारे पड़ोसी 2 मुल्क चीन और इंडिया, हमारे रीजन के 2 मुल्क, और बाकी आधी तरक्की 198 मुल्क करेंगे। 198 मुल्क जो मिला के तरक्की करेंगे वो हमारे 2 मुल्क इंडिया और चाइना करेंगे। इतनी वो ग्रोथ करें। और इंडिया का ये हाल था कि 1993, 90, 93, 92 की बातें मैं बता रहा हूँ कि मनमोहन सिंह वहाँ वजीर आजम थे, और हमारे यहाँ डॉक्टर महबूब हक फाइनेंस मिनिस्टर थे। वो मेरे बड़े करीबी दोस्त थे डॉक्टर महबूब हक। उनको मनमोहन सिंह क्लास फेलो थे। वो पूछते थे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान आगे जा रहा है। चलिए छोड़े सर 91-92 की बात है, अब हम क्या याद करें, अब हम क्या लोगों को याद कराएं? 3 डिकेड जाया की है, और हम एक दूसरे पे इल्जाम जो टर्माइल हम कर रहे हैं। सर अभी हम जाए सारदार का सर बाहर का देखिए, इंडिया में को जरा ग्रेड तो कर दें। एबीसी जी क्या करें?
क्या कह रही है? इसहाक डार साहब को जरा ग्रेड कर दें ABC। इसाक डार ने रिजल्ट दिए है, लेकिन अब जो पिछले दौर है हमारा मुस्लिम लीग का जब छोड़ा था 2013 में, अब देखिए डॉलर कहाँ खड़ा था, 110 रुपए डॉलर था, इकानमी हमारी छोड़ के गए। चलिए बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब, बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब। ये कि IMF ने बहरहाल मुआहिदा नहीं हुआ है, अगले 2-3 रोज में इम्कान है और पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो 2.9 बिलियन पे आ गए। लेकिन इसहाक डार साहब कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने 4.4 मिलियन पे भी इस मुल्क को चलाया है, गुजारा है। तो वो ये भूल गए थे कि ये 99 की बात बता रहे हैं, उसके बाद coup हो गया था तो आपको तो मौका ही नहीं मिला था। उसके बाद मुशर्रफ साहब ने पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर किया था। बहरहाल प्रोग्राम से नादिर मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।